दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम हमारा खास चर्चा है खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। और इस विशेष चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम की शुरुआत भगवान श्री राम से। सर, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है और उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो बताया है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या कांग्रेस भारत में राम मंदिर की महत्ता को समझ नहीं पाई है? देखिए, मैं इसको एक कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी के बाद जी। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात उठाई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका विरोध किया था। विशेष रूप से राष्ट्रपति के वहाँ ना जाएं, वो गृह मंत्री थे, तो उनको लगता था कि नहीं, हमें धर्म में जो भी उनकी सोच थी। तो वही गलती आज कांग्रेस फिर विशेष रूप से राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि जो बात आपने कहा कि 5 सदी के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक अवसर आया, जो त्रेता तो हमें किताबों में रामायण में पढ़ा है, ये आज त्रेता युग का एहसास हमें उस 22 जनवरी को जिस तरह के जहाँ लोगों का देखिए ये अद्भुत जो उनका उत्साह आनंद देखने को मिला था। वहाँ पे जो हाजिर थे उनकी तो और स्थिति, जो टीवी पे देश दुनिया में देख रहे थे वो कितने आनंद महसूस कर रहे थे, उसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं समझता हूँ पूरा देश राममय हो गया। देश के दुनिया में जहाँ भी कोई सनातन धर्मी बैठे थे, चाहे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी कोई बैठा था, वो अपना आनंद ले रहा था, इस भाव को, अपने राम भक्त की अपनी आस्था को प्रकट कर रहा था। तो लोगों की जिस आस्था देखिए कि अनुष्ठान है, जो राहुल गांधी ने शब्द यूज किया ना, शो, ये उनका अल्प ज्ञान, मैं कहूँगा, दृढ़ता के साथ कहूँगा, क्योंकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान था जो 5 सदी बाद आया। और ये शो तो राम लला का था, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था। हाँ, श्रेय क्योंकि उन्होंने 11 प्रधानमंत्री ने इसका महत्व को समझा, इस अनुष्ठान के महत्व को समझते हुए 11 दिन पहले अनुष्ठान शुरू किए धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, ताकि अपने मानसिक जो स्थिति थी या सोच थी या उस सात्विकपन आ जाए उसमें। और इतना संत समाज के साथ भारत के जो विशिष्ट गण थे, जिनकी अपनी अलग पहचान है, वो वहाँ पे थे। जैसे आपने कहा 5 लाख यात्री तो पहले दिन श्रद्धालु पहुंचे। जी सर। और अभी जो संभावना है कि साल में, वर्ष में 5 करोड़ पहुंचने की है। स्वयं योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बैठे हैं कि वहाँ पे उस दिन 2 दिन उन्होंने रखा कि सारा बसें, रूट और मार्च तक स्पेशल रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, रहने खाने पीने का सारा देश दुनिया के लोग वहाँ पे लंगर भंडार सारा कुछ लगा हुआ है। तो उसको एक व्यक्ति विशेष का शब्द शोक ही अपने आप में आपत्तिजनक है। ये शोक तो क्या होता है, शोक का अंग्रेजी में शब्द तो धार्मिक अनुष्ठान से तो हो ही नहीं सकता। तो ये उनका अल्प ज्ञान है। मैं समझता हूँ उनको एक अवसर मिला था जो उन्होंने नहीं संभाला। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिपक्ष का एक इतना बड़ा नेता और कांग्रेस पार्टी जो देश का बहुमत हिंदू समाज है, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही। तो ये सब उनका ही दुर्भाग्य है। जो राम भक्त, राम की कृपा जिन पे है उन पे है। तो ये सरस्वती की उन पे सरस्वती जुबान पे बैठी है, वो राहुल गांधी इस तरह उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। नुकसान उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। तो यही है कि राम उन पे कृपा करे और उनको सद्बुद्धि दे। बस इतना ही मांग कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जी सर। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। सर, अभी लोकसभा चुनाव 2024 आने से पहले ही विपक्षी दलों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है उसने पश्चिम बंगाल में और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में ये कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी भी तरह का कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव भी लड़ेंगे और ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। तो फिर आने वाले समय में आप इंडिया गठबंधन के भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखो, इंडिया गठबंधन जो भविष्य तो
अभी आपने भगवंत मान जी का या दूसरा ममता बनर्जी का नाम लिया, लेकिन इन सबसे बड़ा नाम था नीतीश कुमार का। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ही थे जो केंद्र बिंदु बने थे इनको एक गठबंधन बनाने में। तो आज नीतीश कुमार ही पलटी मारने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार को मैं समझता हूँ उनका लालू प्रसाद के साथ दबाव में थे, लालू प्रसाद के, तो उनको जो एक अवसर मिला वो भारत सरकार ने दिया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया, और उसी समय मैं समझता हूँ जब नीतीश कुमार जो पलटी मार के मशहूर हो गए हैं, उनके दिमाग में आ गया कि लालू प्रसाद के बाहर निकलने के लिए, दबाव से बाहर निकलने के लिए ये एक ऐसा अवसर है कि भारत सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, तो ये जब पलटी मारेंगे तो इस बात को कहेंगे कि मैंने तो पहली मांग थी हमारी, तो भारत सरकार ने मान लिया है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। ये उनका आधार बन गया। अब रही बात जो आपने भाजपा की, भाजपा ने स्वीकार, क्योंकि जाने से पहले जब पलटी मारी थी उन्होंने भाजपा के प्रति बहुत कुछ बोला था, तो उसको बर्दाश्त करना भाजपा की क्या सोच होगी जब अगर आज या कल में पलटी, जो परिस्थितियां बन रही हैं, बिहार का घटनाक्रम जो चल रहा है उसमें कल नहीं तो परसों तक सारा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो भाजपा की नीति यह है कि 2024 के चुनाव में जाति गणना का मुद्दा बिहार से उठा था, तो जो मुद्दा उठाने वाला जब उनके पास आ गया तो बात खत्म हो गई। और दूसरी है कि पिछड़ों की जो एक परसेंटेज नीतीश कुमार के साथ तो है, ये तो एक स्पष्ट बात है, तो उन दोनों को एडवांटेज। और तीसरा लक्ष्य भाजपा का ये भी होगा कि जैसे आपने इंडिया गठबंधन की हवा भी निकल जाएगी, एक जब सूत्रधार ही बाहर निकल गया तो बिखरना निश्चित है। अब पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जो पहले ही परिस्थितियां ऐसी थी कि जो मान सरकार कर रही थी, केस मुकदमे या जो भ्रष्टाचार के मामले उठाए जा रहे थे, और जो दबाव कांग्रेस पे बना हुआ था, और जो कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता बाजवा और कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग जो कह रहे थे, उन परिस्थितियों को देखते संभव नहीं था कि ये आप हो, तो ये बेहतरी है कि अपने अपने हिसाब से लड़े 24 के बाद आगे चले, क्योंकि आगे कारपोरेशन के इलेक्शन भी थे, तब समस्या आनी थी, 27 में MLA के इलेक्शन है, तो ये 24 में एक तरफा टेस्ट कर लें अपनी अपनी ताकत, उसके बाद तो अगर कुछ बनेगा तो देखें। अभी तो जो हुआ वो ठीक है। इंडिया गठबंधन का जो देखे, हरियाणा में भी नहीं इनका बन रहा, कांग्रेस और आप टकराव में है, दिल्ली में भी 4-4 सीटों पे झगड़ा चल रहा है, चंडीगढ़ में जो होता दिखाई दे रहा था वो भी नहीं है। तो मैं समझ कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि देखो गठबंधन के जो मेन है वो केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव। इधर पंजाब में हम कह सकते हैं भगवंत मान, इनकी भूमिका थी। ये अगर 5 पीछे हट जाए तो जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र, वहाँ भी इनकी कोई आपस में तालमेल नहीं बना, तो सीट बंटवारे पे जब इनका साथ नहीं चला तो इनका राजनीतिक भविष्य जो 24 में मैं नहीं समझता कोई अच्छा है, जो धूम मिल गया, ये मेरा ये मानना है। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैबिनेट मीटिंग हुई है सर, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग की गई है, कुछ अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है, और इनमें सबसे पहला फैसला तो ये है कि जो पंजाब में लाखों कार्ड, राशन कार्ड जो कार्ड दिए गए थे, उन राशन कार्डों को फिर से बहाल करना और घर घर राशन पहुंचाना है। उसके अलावा एक फरिश्ते योजना को भी मंजूरी दी गई है, और इस स्कीम का जो मकसद है, मंतव है, वो ये है कि जो सड़क हादसों में कीमती जानें जाती हैं उनकी संख्या को कम करना है, जख्मियों को समय पर इलाज पहुंचाना है, और इसके अलावा जो सैनिकों को और विधवाओं को वित्तीय सहायता 6,000 रुपए दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो इन सब फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ये फैसले लोगों की मदद करेंगे, किस तरह से ये लोगों के हितैषी होंगे? देखिए, ये सारे जो फैसले हैं इसमें से काफी फैसले हैं जो आपने दिया, इसमें अधिकतर तो मैं कह सकता हूँ कि एक जन साधारण को राहत देने वाले हैं। देखिए, जो राशन कार्ड कोई बहाली की बात हुई है तो कोई करीब 11 लाख लोग जो ये लो पॉवर्टी लाइन के हो गए उनको मिला। जब उनको 11 लाख लोगों को पंजाब में एक राहत मिलेगी जो पहले कटी, दोबारा अगर विपक्ष ये कहता है कि हाँ ये पहले क्यों काटा, अब क्यों, सवाल यह है कि किसी कारण भी कटे, उसकी पुनरीक्षण की गई। सरकार ने एक अच्छा कदम लिया, उचित कदम लिया कि वापसी उन 11 लाख लोगों को मिला। जब उनको राशन मिलेगा तो फिर एक आदमी को जब परिवार में राशन की निश्चिंतता हो जाती है ना, तो वो अपने स्वास्थ्य, शिक्षा या दूसरी प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देता है। तो ये एक राहत देने वाला है, इसका स्वागत होना चाहिए। इस पर
किंतु परंतु नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी बात जो सड़क हादसों को लेकर, सड़क हादसों को लेकर ये फरिश्ता स्कीम बनाई, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने निजी अस्पतालों में भी और प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भी जो इलाज है वो हादसे के जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उसका फ्री देने की किया। और उसके साथ जो मेन मुद्दा उन्होंने किया है कि जो पुलिस को सूचना लेके जाए आदमी या सूचना दे, उसको भी फरिश्ता उसी का नाम दिया है कि ये फरिश्ता है क्योंकि जान। इसमें ये ध्यान देना है कि पंजाब में हर वर्ष औसतन 5,000 लोगों की मौत दुर्घटना में होती है और उसमें से 30% जो है ना वो इसी कारण हो जाती है कि उनको फर्स्ट एड नहीं मिलती। तो ये फरिश्ता स्कीम है उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ही जलंधर में विधिवत रूप से ये सड़क सुरक्षा फोर्स के मुख्यमंत्री मान आ रहे हैं, आज ही यहाँ पे जलंधर में ही उन्होंने शुरू करनी है, जिसमें अति आधुनिक जो गाड़ियाँ रखी हैं जिसमें फर्स्ट एड की प्रोविजन भी है। और ये 144 गाड़ियाँ हैं जो प्रदेश के विभिन्न मुख्य मार्गों पर 30-30 किलोमीटर पर रहेंगे ताकि किसी दुर्घटना के समय फर्स्ट एड भी मिल सके और इलाज भी होगा और गाड़ियाँ जो खराब दुर्घटना उनको आगे पीछे करने का भी प्रोविजन रखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत व्यवहारिक और प्रैक्टिकल साइड है। और क्योंकि ये जान की कीमत, इंसान के जान की कीमत को समझने के वाले हिसाब से ये दृष्टि बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा आपने जो किया है विधवा, देखो एक मुझे पुरानी एक कहानी सी प्रसंग याद आता है कि ये महाराष्ट्र में सर्वे हुआ था तो एक बुजुर्ग से उन्होंने पूछा कि 250 रुपये आपको मिलता है। उस समय आज से 20-25 साल पहले का रेफरेंस उसने दिया। तो आप 250 रुपये से खुश हैं, आपको मिलता है। तो उसने कहा देखो हम गांव में रहते हैं, परिवार में है, मैं अगर क्योंकि परिवार किसी के नहीं भी है तो आस पड़ोस वाला उसको रोटी तो पूछ लेता है, हाँ भाई आपको खाने के लिए क्या चाहिए कुछ। पर एक बात समझो जो 250 रुपये है, मुझे ना जब कभी कुल्फी खाने का दिल करे तो 250 मुझे आत्मनिर्भर हूँ मैं अपने 250 कुल्फी के लिए नहीं मैं किसी के पास जा सकता। इसी तरह ये विधवा पेंशन है, पोते पोती दोते को 100-200 देना हो, कुछ देना हो, अपनी मनपसंद चीज को खानी है, तो जो आर्थिक आज़ादी है ना वो एक बहुत बड़ा इंसान को राहत देता है। हाँ। तो ये एक समय के अनुसार में पैसा भी डिवेल्यू हुए 6 से 10 हज़ार होना अच्छी बात है। और इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये एक बुजुर्ग आदमी जो अपने दोते पोते पोतियों कुछ भी देना हो, कुछ स्वयं देना हो, तो जो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल और एक अच्छा कदम है, इसको मानवीय दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा जो पंजाब सरकार ने जो किया है, जो 500 गज के जो घर मकान बनाने हैं उनके जो स्वयं टेस्ट करके या आर्किटेक्ट से टेस्ट करके नक्शे आप बना सकते हैं इंतज़ार करने। क्योंकि हमारे पंजाब में ये पुरानी एक कहावत सी बन गई है कि कारपोरेशन करप्शन का घर है, और करप्शन का घर बनने का कारण मेन नक्शे ही है। क्योंकि लोगों के पास नक्शे पड़े हैं बनाने के लिए मकान, वो सालों साल पड़े रहते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो अधिकतर घर जो 500 गज से कम ही होते हैं। 90% लोगों की समस्या तो इसी से रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और प्रैक्टिकल कदम है। इसमें करप्शन भी कम होगी, भ्रष्टाचार। इससे एक और कदम आगे सरकार ने लिया है जो बहुत मैं समझता हूँ उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो है टीचरों की, अध्यापकों की ट्रांसफ़र। बिल्कुल। उसमें ट्रांसफ़र जो है उसमें बहुत ज़्यादा घपले होते हैं। ट्रांसफ़र टीचर्स को तनाव और दबाव भी इसी बात का रहता है कि एक कहाँ से उठा के कहाँ रखते हैं, उसका घर परिवार सारा उससे होता है। तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की घोषणा की है कि उसको पारदर्शी, ये जो अतीत में सेक्रेटरी एजुकेशन किशन कुमार होते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस बात पे कि टीचर्स के जो अध्यापकों के जो तबादले हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पंजाब सरकार को इन सारे जो जन को राहत देने वाले निर्णय है, इसके लिए मैं समझता हूँ बधाई के पात्र है मान सरकार। जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है सर वो सार्वजनिक हो गई है, और इसके सार्वजनिक होने से ये बात साफ हो गई है कि ज्ञानवापी परिसर में जो है वो मंदिर की संरचना है। अब हिंदू इसे अपनी जीत बता रहे हैं और उनका कहना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो इसलिए हिंदुओं को वहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो इस मामले में लड़ाई को जो है कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो अयोध्या के बाद ये जो ज्ञानवापी मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो ज्ञानवापी मंदिर की जो बात चल रही है,
ये 2000 साल पुराना मंदिर मानते हैं, जो हमारी ये विक्रमादित्य के समय का बना हुआ है। और इसको जो पहला इस पे ये कोई आज की नहीं, इससे पहला जो तोड़ा गया, जो पहले तोड़ा गया वो 1144 में मोहम्मद गौरी के दौर में, उसके जो बाद में सुल्तान बने कुतुब गुलाम वंश जो चला, कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय उसने तोड़ा। तो उसके बाद तोड़ के खत्म, उस समय तो लूट मार था। उसके बाद जो अकबर के समय में राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया, इस मंदिर की भावना, फिर उसे बना। 1669 में फिर औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के वहां पे मस्जिद बनाई। और उसी को ESA की जो आपकी रिपोर्ट आज आई है, उसी ने ये कंफर्म किया है कि मंदिर के जो पिलर या दीवारें ही इस्तेमाल की गई है मस्जिद बनाने के लिए। और उसने कोई 30-32 तथ्य फैक्ट्स दिए हैं कि यहाँ पे फारसी में ये मिल गया। और यहाँ तक है कि औरंगजेब का आदेश है कि वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर जो है उसको तोड़ा जाए, ये आदेश फारसी में मिला। और फिर जो अंक वहाँ पे मिले या लिखावट मिली या कुछ साइन मिले, वो सारे मंदिरों से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि राम जन्मभूमि को लेकर मुस्लिम समुदाय ने एक नीति अपनाई, जो नीति देश हित में नहीं थी। देखिए, हम औरंगजेब, गौरी वंश या जो हमारे आक्रामक रहे, जो हमलावर रहे, उनको अगर हम अपने पूर्वज अपने समझेंगे तो ये टकराव की नीति बनती है। तो ये एक राम जन्मभूमि के बाद ये एक ऐसा अवसर है जो मुस्लिम समाज के पास, कि ये अगर जगह वो सौहार्द के साथ, संवाद के साथ, आपसी सहमति के साथ दे, तो हिंदू समाज उनका ताउम्र आभारी भी रहेगा, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। एक टकराव और तनाव की जो स्थिति राम जन्मभूमि को लेकर इतने साल रही, वो भी समाप्त होगी। और आगे का जो भविष्य है वो भारत के हित में रहेगा। कोई देश का हित इसी में है कि हम जो बड़े दो समुदाय हैं, अगर उनमें टकराव बनेगा तो देश की राजनीतिक, सामाजिक सारी और हमारी संस्कृति जो है वो गौरी और उनके साथ नहीं जुड़ी हुई। बिल्कुल। हमारी संस्कृति तो शिवाजी, छत्रपति गुरु गोविंद सिंह या इनके साथ जुड़ी है। इनके साथ हम जोड़े अपने आप को, ना कि हम हमलावरों के साथ जोड़े। ये मनोवृत्ति पहले जब तक नहीं बदलेगी तो देश में जिस तनाव बनेगा। तो ये एक ऐसा अवसर है, जो मौका है, जो मुस्लिम समाज के पास, अगर मान जाए बात से, इस महत्व को समझें, क्योंकि राम जन्मभूमि के बाद जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, जो देश दुनिया में देखने मिल रहा है, उस बात का एहसास इनको अभी तो लग जाना चाहिए कि हाँ, ये इनके आस्था के केंद्र हैं, इन पे कम से कम जो तनाव नहीं होना चाहिए। और ये एक कदम, सकारात्मक कदम, जिसका पॉजिटिव कदम होगा, और इसके लिए सारा देश इनका ऋणी भी रहेगा और इसका उनको श्रेय भी मिलेगा। तो इस अफसर को मैं समझता हूँ ना जाने दें अपने हाथ से, नहीं तो कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है, अब भी होगी। तो ये एक अवसर है जिसका लाभ लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।